Hello everyone, my name is Kirti. I am faculty at स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट. मैं पेपर 1 टीच करती हूँ और मैं यहाँ पिछले 4 सालों से पढ़ा रही हूँ. आज हम पेपर 1 के बारे में we will have an introductory class जिसके अंदर I will tell you about different topics, okay, and what new topics have been added by 2019. क्या इन टॉपिक्स के अंदर डिटेल में हम पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. छोटी सी एक इंट्रोडक्टरी क्लास है. शुरू करते हैं. क्लास दोनों लैंग्वेजेस में रहेगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी. ठीक है, तो मे बी आप सबको समझ में आए. लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके गाइस, तो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है, इसके अंदर आपके कितने पेपर होते हैं? 2. पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 यहाँ पर जो है, इट्स अ वेरी जनरल पेपर, कॉमन पेपर फॉर एवरीवन. इसका मतलब सबके लिए क्या होंगे? सेम टॉपिक्स होंगे और उसमें आपको क्या देना होगा? एग्जाम देना होगा. पेपर 1 के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे भाई? 50 क्वेश्चंस आएंगे. एंड फ्रॉम पेपर 2 यू विल गेट 100 क्वेश्चंस. पेपर 2 इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. There are total 82 subjects in which UGC NET conducted the exam. ठीक है, आपका UGC NET जो होता है वो कितने सब्जेक्ट्स में है? 82 सब्जेक्ट्स के अंदर आपका एग्जाम होता है. तो पेपर 2 जैसे किसी का कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है, तो उनका अपना सिलेबस है, वहां से आपको क्या मिलते हैं? क्वेश्चन मिलते हैं, 100 क्वेश्चंस. इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 150 क्वेश्चंस. इनको करने के लिए टाइम कितना मिला? 3 आवर्स. इट मीन्स कितना टाइम? 180 मिनट्स. ठीक है, 180 मिनट दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस को एक सही क्वेश्चन के लिए यानी कितने मार्क्स मिले आपको? 2 मार्क्स मिले और अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है, ऑनलाइन आपका पेपर है. सारे आपके पेपर में क्या आएंगे? MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. प्लस आपका साफ NTA जब आपका एग्जाम आता है तो इंस्ट्रक्ट करता है दैट यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. आपको सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है. इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि ऑप्शंस में सारे ही ऑप्शंस आपको सही लगे, बट यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द क्वेश्चन. आपको परिस्थिति और सवाल के हिसाब से जो सबसे सही लगता है आपको वही क्वेश्चन चूज करना होता है. क्लियर है नहीं? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ पेपर 1. अगर बात करें पेपर 1 के सिलेबस की, ठीक है, इसके अंदर आपकी टोटल यूनिट्स कितनी है? 10 यूनिट्स है भाई. 10 यूनिट्स को पढ़ने की ना एक स्ट्रैटेजी है. इफ यू विल फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, it is ultimately going to be a very good for your exam. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण योग्यता. ओके. सेकेंड है रिसर्च एप्टीट्यूड, अनुसंधान योग्यता या कौशल. कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आपका जो गद्यांश है. और इसके बाद है कम्युनिकेशन, संप्रेषण. अब आप समझो, ये बेसिकली यूनिट 4, यूनिट 2 और यूनिट 1, ठीक है, टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन. दीज 3 यूनिट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअली. इट मीन्स ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड शुड हैव बीन क्लियर टू यू. अगर ये आपको समझ में नहीं आए, यहाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बिकॉज यू विल नॉट गेट डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज 3 यूनिट्स. यहाँ से आपको प्रत्यक्ष रूप से सवाल नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन बहुत रोल आउट होकर आएंगे. अगर जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, उन्होंने देखा भी होगा कि टीचिंग, रिसर्च और कम्युनिकेशन से सवाल इंटर रिलेट होके और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के NTA आपका पूछता है. तो यहाँ इन 3 यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग आपको कैसी करनी है भाई? कॉन्सेप्चुअल.
ये यूनिट्स आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आता है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपका एक्टिव माइंड चाहिए, इसी के साथ साथ मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। इन तीनों यूनिट्स में भी आपका एक्टिवनेस ऑफ योर माइंड्स एंड कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार पता चल गया प्रॉफिट कैसे निकलेगा, परसेंटेज कैसे निकलेगा, अब चाहिए भाई प्रैक्टिस। मान लो आपके पास एक मंथ है, आप डेली मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, डेली एक पैसेज सॉल्व करो। तो इस तरीके से जब आप डेली उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका क्या हो जाएगा, माइंड बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो जब आप पेपर में बैठोगे तो माइंड उसी एक्टिवनेस के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। तो यहाँ आपको एक बार समझने के बाद क्या करनी है, डेली इन यूनिट्स की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा मार्क्स। आखिरी में आती है 3 यूनिट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। जानकारी व संप्रेषण तकनीकें, लोक विकास व पर्यावरण, उच्च शिक्षण व्यवस्था। इन तीनों के अंदर आपको क्या करना है, अगर आप समझोगे तो आईसीटी है, जैसे आईसीटी में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सब तो परमानेंट डेटा है ना, ये तो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बदलेगा नहीं, मतलब फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। इसी तरीके से पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स हैं, उसके बाद आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। तो ये भी क्या है, कुछ हमने टारगेट सेट किए हुए हैं, ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो स्टैटिक डेटा है। तो जो डेटा स्टैटिक है वो डेटा हम क्या कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं। यहाँ आपको जितने ज्यादा आप फैक्ट्स पढ़ोगे, जितने ज्यादा आप फैक्ट्स की स्टडी करोगे, जितने ज्यादा फैक्ट्स रिमाइंड कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, उतने ज्यादा आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब शुरू की 3 यूनिट्स कॉन्सेप्चुअली, जिसमें यूनिट 1, 2 एंड 4 आएंगी, फिर 3, 5, 6 और 7 प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड देन 8, 9, 10 के लिए यू हैव टू डू अ फैक्चुअल स्टडी। आपको क्या करना है, फैक्ट्स को पढ़ना है। अब देख लेते हैं कि टॉपिक्स के अंदर क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है, शिक्षण योग्यता की। अब इसमें कुछ टॉपिक्स तो हमेशा से थे जो हर टॉपिक में आपको मिलेंगे, जैसे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं। एक्चुअली एम और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एम इज लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स इज उद्देश्य। एम होता है द फाइनल पॉइंट वेयर यू वांट टू रीच, एंड ऑब्जेक्टिव्स वहां तक पहुंचने के स्टेप। इसीलिए टीचिंग का एम क्या हुआ कि अपने लर्नर्स के अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आना। उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर देते हैं, अलग अलग टाइप्स में बांट देते हैं। जैसे अगर मैं आपके माइंड में मैंने कुछ इंक्रीज किया, आपकी मेमोरी, आपके थॉट्स को बढ़ाया, तो कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। अगर आपके बिहेवियरल में कुछ चेंज लाया तो अफेक्टिव डोमेन। अगर आपको कोई स्किल सिखाई तो साइकोमोटर डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोसंचलित क्षेत्र। ये सब की बात हम कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में। देन लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग अलग अलग लेवल्स पर कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज सर्टेन थिंग्स, है ना। मैं चाहूंगी कि आपको कुछ चीजें याद हो जाए, तो उसे बोलेंगे स्मृति स्तर। फिर उसके बाद क्या आएगा कि वो अंडरस्टैंड भी हो, बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन इज रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन स्तर। तो ये हो गए आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर लर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्नर की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से आपकी टीचिंग की मेथोडोलॉजी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसीलिए लर्नर का डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं दैट आर गोइंग टू इफेक्ट योर टीचिंग एंड गोइंग टू इफेक्ट द टीचर। ऐसे कौन से तत्व हैं जो शिक्षक को और शिक्षण को क्या करेंगे,
प्रभावित करेंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। देयर इज अ फेमस सेइंग कि अगर स्टूडेंट वैसे नहीं समझ पा रहा है जैसे आप पढ़ा रहे हो, तो वैसे पढ़ाओ जैसे स्टूडेंट समझ पाता है। सो इट मीन्स यू हैव टू यूज डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट स्टूडेंट प्रिवेल्स, ठीक है। क्योंकि लर्नर्स के अंदर बहुत अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको कंसीडरेट करने के लिए आपको अलग अलग टाइप से पढ़ाना पड़ता है। वो मेथड्स की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। देन टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि मेरे को हेल्प करने के लिए कौन कौन से अलग अलग चीजें हैं जो मुझे हेल्प करती है। जैसे नाउ आई एम टीचिंग यू विद द स्मार्ट बोर्ड, तो दिस वुड बी माय सपोर्ट सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या होगा कि मैं कैसे इवैल्यूएट कर सकती हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, समेटिव होते हैं, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, क्राइटेरियन होता है, नॉर्म होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन दैट विल स्टडी इन दिस। तो इस हिसाब से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। अब कुछ नए टॉपिक्स देख लेते हैं, जैसे स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स। हमें पता है कि अभी इवन आफ्टर कोविड-19 अगर मैं बात करूं तो हम बहुत ही ज्यादा डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं एंड ऑनलाइन टीचिंग इज गेटिंग हायर प्रायोरिटी ओवर दी ऑफलाइन टीचिंग। तो उसके अंदर हमें कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं और हम चाहते हैं कि जो आने वाले टीचर्स हैं उनको भी इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा हो। तो हमने उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने के लिए क्या बनाया है, स्वयं, और ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करने के लिए स्वयं प्रभा। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन एवर देयर वुड बी अ फर्दर क्लास, ठीक है। इसी तरीके से फिर रिसर्च, ठीक है। रिसर्च के अगर हम टॉपिक्स देखें, रिसर्च का मीनिंग, रिसर्च के टाइप्स, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू द रिसर्च। प्रत्यक्षवाद व उत्तर प्रत्यक्ष उपागम है अनुसंधान को लेकर। व्हाट इज पॉजिटिविज्म? सी, अगर एक थोड़ी सी स्टोरी समझी तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, रिसर्च से हमेशा ट्रुथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। तो पॉजिटिविज्म एक अप्रोच है जिसमें सच किसको माना है, साइंस को। किसको सच मानती है, साइंस को, रीजन को। बोलती है कि हम अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, किसका यूज करके, साइंस का। तो ये वाली जो रिसर्च होती है वो किस चीज पर बेस्ड होती है, प्योरली साइंस पर बेस्ड होती है। लेकिन मिड 20th सेंचुरी के बाद आपकी एक नई अप्रोच हमारे सामने आती है, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। ये किस चीज की बात करती है कि अल्टीमेट रियलिटी कुछ है ही नहीं, रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसलिए कभी हम अल्टीमेट ट्रूथ पर पहुंच ही नहीं सकते। संपूर्ण सच, सार्वभौमिक सच कुछ है ही नहीं। सच हर किसी के दृष्टिकोण से बदलता रहता है। ये टॉपिक भी आपका 2019 में ऐड किया गया। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, गुणात्मक, व्याख्यात्मक, प्रयोगीकरण, ठीक है। इस तरीके से आपके अलग अलग मेथड्स हैं। फिर थीसिस राइटिंग है, उसके फॉर्मेट क्या है, स्टाइल्स क्या है, आईसीटी का क्या, मैंने आपको बताया हम डिजिटलाइज वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो एवरी टाइम वी हैव टू टॉक दैट हाउ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इम्पैक्ट दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो अब रिसर्च में टेक्नोलॉजी कैसे एंटर करेगी उसके बारे में पढ़ना है। और रिसर्च एथिक्स, आपकी अनुसंधान नैतिकता क्या है। एथिक्स आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट दैट वी शुड फॉलो, ठीक है। यहाँ बहुत ज्यादा लीगलाइज्ड एक्शंस नहीं होते, पर ये कुछ चीजें होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, आपको पता है एक पैसेज दिया जाएगा, देन यू वुड बी गिवन 5 क्वेश्चंस। एवरी टाइम यू वुड बी गिवन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज पढ़ के आपको उन 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। फिर है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी वही सेम है, मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है।
फिर पढ़ना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको वर्बल और नॉन वर्बल को कंबाइन करना पड़ता है। देखो यहाँ से एनटीए जरूर क्वेश्चन पूछता है। वर्बल व्हेन वी यूज वर्ड्स, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, दिस इज वर्बल। नॉन वर्बल, ये जो मैं जेस्चर्स, आई कांटेक्ट का यूज कर रही हूँ, दिस इज नॉन वर्बल। शाब्दिक और गैर शाब्दिक। फिर इंटरकल्चरल या ग्रुप कम्युनिकेशंस क्या होती है, ये सारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आएंगे। फिर बैरियर्स क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये थोड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन यहीं पर क्लासरूम कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके, इसके बाद आते हैं यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग में अब वही पहले बस ये था कि थोड़ा मॉडरेट पूछता था, थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लेता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाइक अभी टाइम एंड डिस्टेंस में बोट वाले क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देने लगा है। इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, इन सब के ऊपर आपको वही आप एक बार फॉर्मूला समझेंगे और फिर उसको कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो इसमें ना ये वाला पूरा पोर्शन नया ऐड हुआ है, समझो। ये जो ऊपर का है ना, ये वेस्टर्न लॉजिक की बात करता है। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रपोजिशंस क्या होती हैं, प्रेमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, कैसे एक आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी पता चलती है, इनवैलिड कैसे है, ये कैसे पता चलता है, ये सब आपका पहले से था। बट अभी फोकस कहाँ आ गया है, इंडियन लॉजिक पे, कि हमने इंडियन फिलॉसफी में लॉजिक को कैसे समझा। देखो एंशिएंट एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, प्राचीन शिक्षा में ही हमारे न्याय शास्त्र जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। उसके अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक और किस तरीके से ये लॉजिक निकल कर आया, लॉजिक की अलग अलग प्रमाणास्पद, जैसे कि आपका परसेप्शन है, इन्फरेंस है, प्रत्यक्ष, अनुमान, ये क्या है, ये आपके एविडेंसेस हैं कि कहाँ से आप लॉजिक को, कहाँ से आप चीजों को सही मानते हो। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है कि आप किसी चीज के पीछे क्या तर्क देते हो। तो दिस इंडियन लॉजिक विल टेल यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक बिहाइंड द इंडियन फिलॉसफी, कि इंडियन फिलॉसफी किस चीज को सच मानती है। उसमें ये टॉपिक भी आपका कब ऐड हुआ है, 2019 में। आजकल ये बहुत फोकस रहता है, एक ये और एक यहाँ से फैलेसीज। अगर आप देखोगे 2021 वाला जो मतलब दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो मर्ज्ड साइकिल था, उसके अंदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज पे भी बहुत फोकस किया गया है। फैलेसी होती है कोई गलती, ठीक है, भ्रांति बोलते हैं इसे हिंदी में। तो फैलेसी मतलब कोई आपने आर्ग्यूमेंट बनाने में क्या गलती की है। तो ये अलग अलग टाइप की होती है जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपका लॉजिकल रीजनिंग आपको पढ़ना है। डेटा इंटरप्रिटेशन वही सिंपल आपको पढ़ना है, ग्राफ्स, चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस जो है इनको कैसे इंटरप्रेट करना है, इनमें से कैसे फिर आपको प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज ये सब निकालना आना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया आईसीटी, जैसे आप देख भी सकते हो, कुछ एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, इंटरनेट के बेसिक्स पढ़ेंगे, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बेसिक्स के अंदर क्या, आपका कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन से आउटपुट डिवाइस हैं। फिर वही आईसीटी जो ये आपका है, इसका कैसे हेल्प हो रहा है हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, टीचिंग में, ये सारी चीजें आपको आईसीटी के अंदर पढ़नी है। आप देख सकते हैं 8th, 9th, 10th में जितना भी सिलेबस है, इट इज टॉकिंग अबाउट दी फैक्चुअल थिंग्स। ठीक है, जैसे विकास और वातावरण में जब डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तत् विकास लक्ष्य। ठीक है,
फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन, फिर देखो आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इसमें पूछ लेगा कि पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक क्या होते हैं, कैसे वो पोल्यूशन कोज करते हैं, उनका ह्यूमन बींग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब आदमी द्वारा, मानव द्वारा करी गई कुछ प्रक्रियाएं, मैन मेड एक्टिविटीज, उनका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज जो कि जलवायु परिवर्तन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी और इनको लेके हमने क्या टारगेट सेट कर रखे हैं, कौन सी कंट्री कितना सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रही है, कौन सी कंट्री विंड एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर पा रही है, इंडिया कौन से नंबर पर आता है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। देन देयर आर डिफरेंट कमीशंस, कमिटीज, प्रोटोकॉल, ट्रीटीज, देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। संधि क्या होता है, कोई भी समिति क्या होती है, कोई भी आयोग क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम कहाँ स्टडी करेंगे, पीपल एंड एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। देन कम्स यूनिट 10, द लास्ट वन, हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इवोल्यूशन ऑफ द कंटेम्पररी हायर एजुकेशन सिस्टम। आज जिस उच्च शिक्षण व्यवस्था में हम हैं वहां तक हम कैसे आए हैं, मतलब एंशिएंट पीरियड में कैसा था, ठीक है, प्राचीन में जब हम वैदिक काल की बात कर सकते हैं, लेटर वैदिक पीरियड की, बुद्धिस्ट पीरियड की, तो उस टाइम पे आपका हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उसमें मेन इंस्टीट्यूशन जैसे तक्षशिला, नालंदा, है ना, मिथिला, ओदंतपुरी, वल्लभी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद प्री इंडिपेंडेंस में बेसिकली क्या आ जाएगा, ब्रिटिश पीरियड, कि ब्रिटिश पीरियड में आपका हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा था। एशियन से मॉडर्न हमने ब्रिटिश पीरियड में ट्रेवल किया है, जिसमें हम स्पिरिचुअल टू सेक्युलर एजुकेशन का रास्ता तय करके आए हैं, एंड इंग्लिश हैज बिकम अ वेरी प्रोमिनिएंट लैंग्वेज, जहां पर अंग्रेजी भाषा क्या बन गई, बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन गई। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में, ठीक है भाई, अब स्वतंत्रता के बाद हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा, राधा कृष्ण कमीशन आई, मुदालियर कमीशन आई, कोठारी कमीशन आई, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके बाद ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ओरिएंटल मतलब प्राच्य, कन्वेंशनल पारंपरिक, और नॉन कन्वेंशनल गैर पारंपरिक। ये क्या होता है, ओरिएंटल होता है कि हमारे इंडिया या किसी भी जगह की प्राचीन चीजों की स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया के वैदिक पीरियड की कुछ चीजें फाइंड आउट करें, उनके बारे में रिसर्च करें, तो ये क्या हो गया, ओरिएंटल प्रोग्राम। कन्वेंशनल जिसको सोसाइटी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है, जैसे आज भी इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो दीज आर कन्वेंशनल प्रोग्राम्स। व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल, जो अभी नए नए आए हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, है ना, होटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज क्या हो गए, नॉन कन्वेंशनल। इसी तरीके से प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड, कि जिसमें आपको प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हुए, विच विल डायरेक्टली लीड यू टू अ सर्टेन प्रोफेशन। व्यावसायिक, एक तरीके से वोकेशनल कोर्सेज, जैसे बस थोड़ा सा फर्क होता है, वोकेशनल में स्किल बेस्ड सबसे ज्यादा होते हैं, प्रोफेशनल इज अ काइंड ऑफ लीडेड प्रोफेशंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएड कर रहे हो, इट विल लीड टू यू टीचिंग, एमबीबीएस विल लीड टू यू डॉक्टर्स, ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोफेशनल कोर्स, फिर टेक्निकल, फिर स्किल बेस्ड। फिर वैल्यू एजुकेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम द ट्रेडिशनलिटी टू द मॉडर्निटी एंड वी शुड इंटीग्रेट देम बोथ, ठीक है। अगर हम पूरी तरीके से ट्रेडिशनलिटी छोड़ देंगे या पूरी तरीके से मॉडर्निटी को नहीं अपना पाएंगे, तो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उस ट्रेडिशनलिटी और मॉडर्निटी को इंटीग्रेट करने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि हमारी वैल्यू ही हमको क्या बनाती हैं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। और जैसा कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी के ऊपर हमें क्या देना है, ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट में पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू हायर एजुकेशन।
It means there are different authorities, there are different institutions, there are different लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, फिर आपका यूजीसी क्या रोल प्ले करता है, हायर एजुकेशन को लेकर कितनी डिफरेंट अथॉरिटीज है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो ये आपका क्या था, पूरा डिस्क्रिप्शन था अबाउट पेपर 1, जिस तरीके से आपको हर टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी यूनिट। I hope everyone would be able to understand what I have taught in the class. So अगर आपको पसंद आया तो आइए हम मिलके आगे पढ़ते हैं। ज्वाइन कीजिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।